बसाई। उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन हो सकता है? Hi Rahul, welcome to episode 16 of the Atman Show. And we had Holi past week. So, how did you play Holi? How did you spend your time in playing Holi? नमस्कार आप सभी को, जितने भी मित्र हैं उन सबको भी हैप्पी होली। और होली जो है यह वैसे तो भारतीय कल्चर की और हिंदू कल्चर की सबसे बड़े और रंगीन त्योहारों में से एक है। समरसता हो या आपसी प्रेम हो, प्रेम का जो प्रतीक है वो एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, तो वो हम लोगों का होली है। अब यह पूरे विश्व भर में एक प्रेम की भावनाओं को बढ़ाने के लिए होली का उत्सव मनाया जा रहा है। हर जगह रंग गुलाल से सभी लोगों ने होली खेला है, तो ये एक रंग का उत्सव जितना अच्छा हो उतना ही दिखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है. So तो today we are going to talk about Dwarka, the sunken city of Krishna. एब्सोल्युटली, द्वारिका के बारे में एक्चुअली आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है द्वारिका। और हमारे श्री कृष्ण जो हमारे ऐतिहासिक महापुरुष हैं महाभारत कालीन, उनके बारे में आज हम चर्चा करने जाएंगे। क्योंकि महाभारत से जब भी हम महाभारत की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास के और वैश्विक इतिहास में एक गहरा प्रभाव इसका छपा हुआ है। और उसमें द्वारिका का रोल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। द्वारिका है क्या? द्वारिका के बारे में जब हम बात करते हैं तो स्वतः ही नाम आता है श्री कृष्ण का, क्योंकि द्वारिका श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ एक अभिन्न और सबसे बड़ा हिस्सा है। द्वारिका का जब हम बात करते हैं, द्वारिका का मतलब होता है कई द्वारों का शहर। द्वारिका जो बना गया था तो उनका जो है पूरा हर एक जगह समुद्र के बीचों बीच जैसे बनाया गया था, समुद्र के उथले भाग में बनाया गया था। और यह इससे दुनिया का इससे बड़ा आर्किटेक्चर आपको कहीं और उदाहरण के स्वरूप नहीं मिलेगा। तो यही इस चीज के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके डिस्कवरी कैसे हुआ था, यह समुद्र के अंदर कैसे डूब गया, और इसकी खोज के बाद किस तरह के अलग अलग चीजों को ढूंढा गया, उनसे क्या क्या अंदेशा लगाया गया, कैसे हुआ, क्या क्या सभ्यताएं वहां पे थी, किस तरह के लोग रहते थे, वो सारे चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो यह काफी लंबा और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। द्वारिका तो सबसे बड़ी बात है कि द्वारिका संस्कृत में इसको पहले हम कहते थे द्वारवती। द्वारवती का मतलब होता है जो महान ऐसा एक नगर जहाँ पे कई द्वारों का एक समूह हो, उसे हम द्वारिका कहते हैं। क्योंकि द्वारिका समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ था, तो यहाँ जाने के लिए कई पतन से होकर गुजरना पड़ता था, इन चीजों से जुड़ा हुआ था। और विशेष रूप से यह एक जलदुर्ग के रूप में इसको यदि हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि जलदुर्ग एक रचनात्मक और रक्षात्मक दो तरह का संरचनाओं से जुड़ा होता है। आप जो चित्र में देख रहे हैं उसमें आप क्लियरली रूप से देख रहे हैं, एक श्री कृष्ण जब द्वारिका का निर्माण करवाए, तो निर्माण करने के बाद जब श्री कृष्ण द्वारिका आ रहे हैं तो उनके इस एआई जनरेटेड कंप्यूटर जनरेटेड तस्वीर है फर्स्ट स्लाइड में, जिसमें आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप राइट साइड से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे द्वारिका का एक टापू जैसा है, जहाँ पे द्वारिका का एक छोटा सा कोई शहर जैसा बना हुआ है, और लोग जो है नाव के सहारे से वहां पे जा रहे हैं, आप इसमें देख रहे हैं। तो द्वारिका द्वारों के जो है कई अधिकता के कारण इसका नाम द्वारिका पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण की राजधानी के रूप में इसे ख्याति प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि द्वारिका की जो स्थापना किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था, जब ये मथुरा से पलायन कर गए थे जरासंध के बार बार युद्ध करने के कारण, उनके कई चीजों के जरासंध के बार बार आक्रमण होने के कारण, अपने प्रजाओं की रक्षा करने के लिए, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए और सुख शांति से रहने के लिए वो द्वारिका की तरफ आए और यहाँ पे एक अपनी नगरी बसाई, जिसे हम आज भी द्वारिका के नाम से जानते हैं। तो वो आपने इस बोला कि किसी ने वो अटैक करते थे. Who was that? Like थोड़ा सा वो बैकग्राउंड बता सकता है? एक्चुअली हाँ, मगध साम्राज्य था, जो बिहार का ही एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। और मगध साम्राज्य के राजा थे उस समय जरासंध। और जरासंध कंस का ससुर भी लगता था। तो कंस को मारने के बाद जब श्री कृष्ण वहां पे राजा बने, तो उसने क्या किया, जो जरासंध बदला लेने के लिए मथुरा पे बार बार आक्रमण करने लगे।
और उससे तंग आकर के श्री कृष्ण जो है अपनी प्रजाओं को सुरक्षित रखने के लिए वहां से पलायन कर गए और द्वारिका नामक जगह को चुना और वहां पर समुद्र के बीचों बीच पूरे नगर को बसाया और अपने पूरे लोगों को वहां पे शिफ्ट किया। तो इस तरह से ये इनका कहानी है कि इनका मुख्य कारण था द्वारिका आने का कि वो वहां से मथुरा से पलायन किए थे। और मथुरा अभी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी है। और अभी जो है या आप जब यहाँ पे देख रहे होंगे तो इसमें जो ये समुद्र के नीचे का एक उथला हुआ हिस्सा है, जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट जो है, जो मरीन आर्कियोलॉजिस्ट है, उसने इसको खोज किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक छोटा सा जो पत्थर का है वो सीढ़ीनुमा बना हुआ है और उसके ऊपर एक बड़ा सा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे अभी अज्ञात ही माना जा रहा है। ये स्ट्रक्चर अभी काफी मतलब समुद्र के अंदर जो है बेट द्वारिका है, द्वारिका से कुछ दूरी पर है, समुद्र के बीचों बीच है। जैसे ही आप वहां जाएंगे तो आपको वहां पे सारा चीज समुद्र के नीचे विपुल मात्रा में, कई मतलब कि असंख्य मात्रा में समुद्र के नीचे ये डूबा हुआ है, जिन्हें अब आर्कियोलॉजिस्ट धीरे धीरे बाहर, कोई जो निकालने वाली चीजें हैं जिन्हें हम अध्ययन के हेतु निकालते हैं, उनको बाहर निकाल के फिर रखा जा रहा है म्यूजियम में। तो हाँ, इसके स्थापना की हम बात कर रहे थे। तो हाँ, इसमें आप देख पा रहे हैं राइट कॉर्नर पे जो है ये एक द्वारिका का एक छोटा सा, यानी कि एक ऐसा दुर्ग नुमा स्ट्रक्चर को एक निरूपण किया गया है कि किस तरह से चारों तरफ से दरवाजा बना हुआ था और लोग उस पत्तन से होते हुए, नाव से होते हुए उस दरवाजे पहुंचते थे, फिर अपने नगर में प्रवेश करते थे। ये जो आप लेफ्ट कॉर्नर पे देख रहे हैं चित्र में, ये द्वारिका, बेट द्वारिका से पहले और समुद्र के बीचों बीच द्वारिका जहाँ पे अभी है, और वहां से बेट द्वारिका के बीच में, जो द्वीप के बीच में जो एक समुद्र का उथला हुआ भाग है, वहां पे ये फर्श मिला है, जहाँ पे पतले ईंटों का बहुत बड़ा फर्श मिला है। तो ये सब जो है द्वारिका का ही वो निशानी है, जो अपनी कहानी बयां कर रहा है कि हमारा इतिहास अब भी जिंदा है। बस हमें खोजने की जरूरत है, उन्हें समझने की जरूरत है। और जब हम किसी इतिहास को समझते हैं तो उसके एक एक चीजों को भी समझना जरूरी होता है, उनके परिप्रेक्ष्य को समझना भी जरूरी होता है। हाँ, तो इस जब इस शहर का निर्माण करवाया गया था, तो इसके चारों तरफ यानी कि पूरे मथुरा के चारों तरफ जो है ऊंचा ऊंचा दरवाजा, दीवारें को बनाया गया था। इसमें कई सौ दरवाजे थे, ये सारी चीजों को बनाया गया। इसमें तो उस समय द्वारिका को जो है द्वारवती के नाम से भी जाना जाता था, और गोमती द्वारिका, अनारतक, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप, ये सब नामों से भी इनको जाना गया था। अब है कि यह अभी का सिचुएशन कहाँ पे है, यानी कि जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो ये किस जगह पे है। तो ये जो है गुजरात के दक्षिण पश्चिम कोने में, जहाँ पे अरबियन जो सागर है, उसके कोने में ये बसा हुआ है, जो चार धामों में से एक माना जाता है। इसको हम अभी द्वारिकाधीश भी कहते हैं, ये जगह है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, तो ये जो है जब आर्कोलॉजिस्ट जो है ये पानी में डाइव करके गए थे, तो उनको ये एक छोटा सा दीवार मिला था, दीवार का एक हिस्सा मिला था, वही आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड करिए। हाँ, जब हम द्वारिका को समझते हैं तो इसके साथ एक और सभ्यता है भारत की, जिसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं, या इंडस वैली सिविलाइजेशन के जानते हैं, या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन। वहां पर भी एक सील मिला था, एक मोहर मिला था, जिसका यदि थोड़ा सा उल्लेख करते हैं तो वही उसी तरह का जो है वहां पर भी एक श्रृंगी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न मोहर, उसी तरह से द्वारिका में भी यूनिकॉर्न मोहर प्राप्त हुआ था। आप यहाँ पे उसको भी देख पा रहे होंगे। ये द्वारिका का एक मोहर था, जो श्री कृष्ण की नगरी का एक प्रमाण है कि वहां पर इसको पवित्र माना जाता था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, इसमें आप पूरा क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो जो डाइवर है वो यहाँ पे एग्जामिन नहीं कर रहा है कि यहाँ पे क्या क्या जो एंटिक्वी है, जो भी कुछ भी है, उसको वो देख पा रहा है। तो यहाँ पे एक जो कॉपर वेस्ट मिला था वो भी यहाँ पे, क्योंकि जो हड़प्पन युग है वो भी कॉपर एज युग को माना जाता है। तो वो सारा चीज जो जो डूबा हुआ बिल्डिंग है, उन चीजों को यहाँ पे देखा जा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक बड़ा सा गोला चट्टान जैसा दिख रहा होगा, वो भी है। ये सब चीजों को प्राप्त किया गया है, और उस चीज को नाप करके, माप करके सबको जो है रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, इसमें जो देख रहे हैं इस पे आपको ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आपको दो तीन चीज मिलेगा। एक लूनर शेप में, यानी कि अर्धचंद्र के शेप में
एक चट्टान का एक पहाड़ यानी कि एक पत्थर का टुकड़ा मिला है, जिससे पता चलता है कि वहां पे रिंग वेल का भी निर्माण होता था। और जो हो सकता है कि वो किसी जो महलनुमा जो बड़ा सा कोई कमरा होगा उसको सजाने के लिए इसका प्रयोग किया गया होगा। ये सारा जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड उसको ये दिखाया गया है। ये जो है उनका ये जो है द्वारिका का वॉल है, जिसका आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो उसका छोटा सा जो अवशेष बच गया था, वो अवशेष आप इसको देख पा रहे होंगे। तो ये पूरा का पूरा अवशेष अब भी है, जिसे हम देख पाते हैं। यहाँ पे रिंग एक वेल दिख पा रहा है, और एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बड़ा सा ईंट दिख रहा है। ये दोनों चीज है। तो द्वारिका की एक चीज और हम चर्चा करना चाहेंगे कि जब द्वारिका को बनाया गया था, तो ये एक पूर्ण नियोजित था। यानी कि एक होता है जैसे कि अभी हम लोग घर बनाते हैं तो नक्शा को बनाते हैं, नक्शा तैयार करते हैं, फिर उसको अच्छी तरह से सजा करके फिर उस पे हम स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं घर बनाने के लिए। उसी तरह से द्वारका को भी जो है एक स्ट्रक्चर वाइज बनाया गया था, एक नियोजित यानी पूर्ण रूप से सोच समझ के बनाया गया था। 6 सेक्टरों में इस पूरे इसको पूरे द्वारिका नगरी को विभाजित किया गया था। इसमें कुछ जगहों पे महलनुमा क्षेत्र थे, कुछ वाणिज्यिक क्षेत्र थे, कहीं चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, बड़े बड़े चौक जैसे बना हुआ था। जो 90 डिग्री के एंगल पे भी जो सड़कें हैं वो भी बनी हुई थी। कहा जाता है कि लगभग 7 लाख कमरे, 7 लाख घर जो है उस पूरे नगर में बने हुए थे। उसके साथ ये कई ऐसे सजावटी चीजों से बनाया गया था, जो देखने में अत्यंत ही सुंदर दिख रहा था। ये सारी चीजें जो दिखता था उस समय। इसके बारे में महाभारत में ही ये कोट्स किया गया है सभा पर्व में, द्वारिका के बारे में। ये इसका एक हम बोल रहे हैं कि इसको द्वारिका में एक नाम और दिया गया था महाभारत में, इसको बोलते हैं वर्धमान। उसमें कहा गया था कि वर्धमान पूरम द्वार मां साधम पुरुषोत्तम मम। इसका मतलब होता है कि जो द्वारका का जो नाम है वो वर्धमान भी था। उस समय के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं कि ये जो नाम है ये हमेशा से रहा है। तो ये एक इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ चीज है। उसी में एक चीज और का उल्लेख किया गया है कि द्वारिका जो है यह चारों तरफ उद्यान से घिरा हुआ था। उद्यान का मतलब होता है कि जितने भी चारों तरफ जो भाग है वहाँ अभी के दौर का जो पार्क जैसे जो मॉडर्न पार्क बनाया जाता है, चारों तरफ फूल की क्यारियां, ये सब चीजों से मतलब कि वेल मतलब डिजाइन करके बनाया गया था, और काफी अच्छे से सजा करके द्वारिका को बनाया गया था। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। Yeah. हाँ, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि द्वारिका डूबा कैसे, उसके बारे में एक जो मैप है वो दिखाया गया है। कि आज से जो है लगभग 7,000 साल पहले, यानी कि लगभग हम मान लेते 5,000 BC के आसपास, और उसके बाद 3,000 BC के आसपास, इसके बीच में जो है समुद्र का लेवल बढ़ा था। समुद्र के लेवल के बढ़ने से जो भारत के आसपास के क्षेत्र थे जो समुद्र से टच में थे, वो उनका लेवल बढ़ने से वो डूब गया। तो वो भी आप यहाँ पे एकदम क्लियरली ज्योग्राफिकल साइंटिफिक रिसर्च जो हुआ है उस पे भी हम समझ समझ सकते हैं कि द्वारिका का डूबने का मुख्य कारण क्या था। वहां पे सुनामी आया था, जिसके कारण वो द्वारिका नगरी जो पूरा का पूरा है वो समुद्र में डूब गया था। ये एक आर्कियोलॉजिकल के साथ साथ जूलॉजिकल एविडेंस भी। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। हाँ, ये एक लिपि मिला है कि आप जब इसको कोट्स करेंगे तो पता चलता है कि अभी तक जो इसके बारे में जानकारी है वो अप्राप्त ही है, लेकिन जब इस लिपि को पढ़ा जाएगा तो और भी जानकारियां बाहर आएंगे। सी लेवल जो राइज हुआ तो उसके बारे में बताया गया। हाँ, ये जो देख रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर में, इसमें द्वारिका के बारे में तो जो हम बताए थे वो है, लेकिन जब हम उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पे एक चौक चौराहा जैसा बनाया हुआ है। और उस पूरे चौराहे को एक एंगल पे बनाया गया है, ताकि जो भी गलियों का जो भी सड़कें हैं वो एक ही जगह पे आके मिलेगा, और वो मुख्य बाजार से भी जुड़ा हुआ रहेगा। उसके बाद जो राइट कॉर्नर में देख पा रहे हैं, ये है एक जिस तरह से आजकल जब कोई पत्थर का बड़ा सा चौक बनता है, तो वही ये चौक है। जो उस समय का चौक अभी हम लोग को मिला है, तो उसको हम वहां से निकलवा करके म्यूजियम में रखवाया गया है।
ये द्वारकाधीश मंदिर के पास ही मिला था। ये भगवान विष्णु का ये मूर्ति है जो खंडित अवस्था में मिला था। उसके बाद ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जो वहां से प्राप्त हुआ था। इसमें जो पत्थर की ईंटें हैं वो, उसके बाद जो लंगर होता है जहाज का वो, और सील मोहर, ये सारी चीजें वहां से प्राप्त हुई। जी, ये रिंग वेल है। ये रिंग वेल का मतलब होता है कि जो पानी संचयन का जो व्यवस्था किया गया था वो सारा चीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। और ये जो समुद्र के नीचे जो टूट चुका है, पूरा जो महल टूट चुका था, उनका पूरा का पूरा ये अवशेष समुद्र के नीचे बिखरा पड़ा है। जो एक एक चित्र जो है गवाही दे रहा है कि वहाँ अब भी खुदाई की विशेष आवश्यकता है। लेकिन भारत सरकार मरीन आर्कियोलॉजी से नहीं पता क्यों दूर है। इस पे कम से कम इस चीज को फोकस करना चाहिए था। श्री कृष्ण की नगरी को जब ढूंढना ही है तो हर एक चीज की व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी है। ये स्ट्रक्चर है, आपको ये भी ईंट का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन ये ईंट जो है ऊपर भाग में ही मिला था। यानी कि जो दीवार है उनके ऊपरी भाग में, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाला जो दुर्ग था उसका ये ईंट है। ये आपको जो लंगर होता है जहाज को रखने के लिए, उनका ये अवशेष। जी, इसमें तो पूरा का पूरा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। देख सकते हैं कि बेट द्वारिका के ऊपर जो जिस उथले भाग पे जो मंदिर बनाया गया था वो मंदिर है। उसके बाद उस मंदिर के साइड में जो समुद्र का जो स्थल है, उसके नीचे का जो कीचड़ वाला भाग है वहां पर जो मिला था वो ये है। उसके बाद एक घंटी मिला था धातु का, वो प्राप्त हुआ था द्वारिका से सील के रूप में वो। उसके बाद ये रिंग वेल मिला था। ये सारा चीज है। सबसे बड़ा एविडेंस यहाँ पे एक चीज का होता है कि द्वारिका जब द्वार की नगरी है तो उसका तो दुर्ग होना चाहिए। और दुर्ग का सबसे बड़ा एविडेंस है कि वहां पे जो भी दीवार मिला है वो काफी लंबे, काफी चौड़े और काफी मजबूत दीवार का अवशेष प्राप्त हुआ, जिससे यह पूरी तरह से प्रूफ है कि द्वारका जो है काफी सुंदर और काफी बेहतरीन और सुव्यवस्थित ढंग से बनाया गया शहर था। जी, ये ये एविडेंस भी आप यहाँ पे देख पा लेंगे। ये तो है जब किसी घर को बनाते हैं तो नीचे में जब हम सीमेंट यूज करते हैं, उसका नींव डालते हैं, उसका ये अवशेष है। दूसरा ये है कि लियर्ड एग्नॉइड जो है, जो पंफर से प्राप्त हुआ था, वो शिप वेक का है। यानी कि जहाज जब जहाँ पे लगाया जाता है, जो पत्तन या टूट, तो उसी का जो अवशेष है जहाज का बचा हुआ, वही सारा चीज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये ऐसा रॉ है जिन्होंने इसको अच्छी तरह से एक्सकेवेशन के लिए तैयार किया था। और पूरी भारतीय आर्कियोलॉजिकल टीम को यहाँ पे लगाया गया था। तो उसका एक एक चीज को आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे। जी, हाँ, ये तो आपको हो गया वही जो पत्थर का चौक है वो। और ये हो गया आपको जो उनका वॉल था, वो उनका ये अवशेष एक्चुअली। आज यदि हम इसको यहाँ तक रख लेते हैं, कल वाले एपिसोड कल भी शायद कंटिन्यू कर लेंगे इसका एपिसोड, आई थिंक। Okay, all right. Yeah. So we'll continue our episode about Dwarka. Dwarka in our Yeah. next episode. So thank you, Rahul. Do you have anything to say for my viewers of the Atman Show? जी बिल्कुल। द अतमन शो को देखने वाले जितने भी हमारे मित्रगण, वो आप इस चैनल से जुड़िए। और उनसे एक स्पेशल जो है रिक्वेस्ट ये चीज की, जब हम संस्कृति की बात करते हैं, अपने कल्चर की बात करते हैं, अपने इतिहास की बात करते हैं, तो उनमें एक विशेष दृष्टि की जरूरत होती है। क्योंकि आप उनको जब पॉजिटिवली लेते हैं तो वो हमारे लिए भी पॉजिटिव होता है। तो
for coming to the Atman Show, episode 19. And today we are going to discuss about, how the life in Dwarka was through AI images, computer generated images. So do you have to Yes, say anything to the viewers of my The Atman Show before I share my screen? एब्सोल्युटली। सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। और आज अनामिका जी के साथ कई कई लंबे समय के बाद आज जुड़ने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण की जो नगरी थी उस द्वारिका के बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसे कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से रिजनरेट किया गया है कि उस काल में किस तरह से द्वारिका रही होगी। द्वारिका का मतलब ही होता है कई द्वारों का शहर। संस्कृत में भी इसे हम द्वारवती के नाम से ही जानते थे। All इनका right. बृहद रूप से या एब्सोल्युटली इनका बृहद रूप से वर्णन जो है कई ग्रंथों में, कई वेदों में, कई पुराणों में किया गया है, जिनमें से महाभारत अत्यंत मुख्य ग्रंथ है, जिसमें द्वारिका और श्री कृष्ण के बारे में अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। क्योंकि महाभारत वो काल है जहाँ पर पूरे भारतवर्ष के जितने भी राजतंत्र थे, जितने राजा थे, जितने भी अ, देश थे, उन सब का उसमें वर्णन किया गया है और हूबहू और जैसा था वैसा वर्णन किया गया है, भौगोलिक भौगोलिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। तो हम जब बात करते हैं द्वारिका की, तो द्वारिका समुद्र में बसा हुआ एक ऐसा नगर था जहाँ पर चारों तरफ समुद्र था और बीच में एक द्वीप के जैसे निर्माण किया गया और उसके ऊपर नगर को बसाया गया। और ये कोई एक दो द्वीप नहीं था, कई सैकड़ों में द्वीप को एक जगह पर व्यवस्थित करके उन्हें उनके ऊपर निर्माण करवाया गया था। और वहां तक पहुंचने के लिए जलमार्ग और अन्य सड़क पुल का निर्माण करके बनवाया गया था। तो आप जो स्क्रीन पर जो दो चित्र देख रहे हैं, इनमें से एक चित्र है जो कंप्यूटर द्वारा जनरेट किया गया है कि द्वारकाधीश का जो मंदिर अब है वो पहले कैसा रहा होगा। और वहां से द्वारकाधीश, यानी द्वारकाधीश हम श्री कृष्ण को बोलते हैं क्योंकि वो द्वारिका के राजा भी थे, इसलिए हम उसको द्वारकाधीश भी कहते हैं। तो वो वहां तक जाने का, उनके महल तक जाने के लिए जो पुल बनाया गया था उसको यहाँ पर एक एआई चित्र के द्वारा दिखाया गया है। अब दूसरा है कि जब आप इसको हम देखेंगे तो लगेगा जैसे एटलांटिस एक मैथोलॉजी के रूप में जाना जाता है, लेकिन एटलांटिस भी एक शहर था जो समुद्र में आने वाले समय के साथ किसी आपदा के कारण वो समुद्र में डूब गया या वो अचानक से गायब हो गया, ऐसा कहा जाता है जियोलॉजिस्ट के अनुसार। लेकिन जब आप इसमें देखेंगे तो वो भी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था जो द्वारिका से हूबहू मेल खाता है। क्योंकि द्वारिका में भी कहा जाता है कि यह कई सौ योजन लंबे परकोटे से घिरा हुआ था। उसके बावजूद भी यह समुद्र के ऊपर बसाया गया एक बेहतरीन और सबसे अद्भुत शहर इसको कहा गया है। जब हम शहर की बात करते हैं तो शहर में इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम आज के समय में देख रहे हैं वो उसी समय में वो वैसा ही था, बस थोड़ी सी आधुनिकी जो हम देख रहे हैं वो पहले उस तरह से नहीं था। लेकिन वो चीजें, जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, जो प्रतिमाएं बनाई गई थी, जिस तरह का वहाँ पे सड़कें थी, वो सब का सब हम हूबहू वहाँ पे देख सकते थे और उन्हीं की मदद से एक चित्र को सामने लाया गया है। All right, moving on to our next slide. यस, ये द्वारकाधीश मंदिर, उसमें उसका महल कैसा रहा होगा उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। और उस महल के सामने वाला दृश्य कैसा रहा होगा उस चीज को यह एनिमेशन और एआई इफेक्ट के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि द्वारकाधीश जो हमारे श्री कृष्ण की जो नगरी है, जो द्वारका नगरी है, इसमें कई द्वार थे। जो मुख्य द्वार हो या प्रवेश द्वार हो या निकास द्वार हो, कई तरह के द्वार थे। उन्हीं द्वारों के कारण ही इनका नाम द्वारका पड़ा था। लेकिन इसके बनाने के पीछे कई कारण, कई कहानियां हैं, कई कारण हैं, कई विशद विवरण दिया गया है अन्य ग्रंथों में, भागवत पुराण में भी दिया गया है, हरिवंश पुराण में भी दिया गया है। इस तरह से इनका वर्णन हमें अन्य वैदिक ग्रंथों में मिल जाता है।
Next slide. ये यस, ये द्वारिका का एक अनुमान लगाया गया है कि उस समय यह कितनी ऊंची बिल्डिंग बनाई गई होंगी, क्योंकि अब जो स्ट्रक्चर समुद्र के नीचे मिला है, जो उनका जो संरचनाएं, जो परकोटे, जो दीवारों का जो स्ट्रक्चर पत्थरों का मिला है, उससे इतना तो अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी जो महलें थी, जो अट्टालिकाएं थी, वो काफी ऊंची रही होंगी और कई लंबे क्षेत्रों में कई बड़े आकार में उसे बनाया गया होगा। उसी का एक निरूपण दिया गया है, एक चित्र को दिखाया गया है पहले, और दूसरा दिखाया गया है कि उसके पहुंचने वाले रास्ते कैसे थे। तो बेहद चौड़े और बहुत ही साफ और चारों तरफ से घिरे हुए रास्ते बनाए गए थे। All right. नेक्स्ट Next स्लाइड slide. प्लीज। Yeah. यस यस, ये द्वारिका का अंतःपुर इसको कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर उनका महल था। अब उस महल के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि समुद्र की कुछ समुद्र को दिखाया गया है कि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो इसके बारे में एक वर्णन है कि जब श्री कृष्ण द्वारिका को छोड़ करके अपने धाम यानी कि स्वर्गवासी यानी स्वर्ग चले गए, तब समुद्र जब द्वारिका को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया था, तो इससे ही पता चलता है कि जो द्वारिका है वो समुद्र के अंदर ही डूबा था। और इससे एक ही पता और चलता है कि द्वारिका जो है वो समुद्र के बीच में बसा था या समुद्र के कहीं किनारे बसा हुआ था। ये एक पुख्ता जानकारी है। दूसरा है कि उसका मुख्य दरवाजे कैसे रहा होगा, उसका एक छोटा सा निरूपण दिया गया है कि हो सकता है कि कुछ इस तरह से उनके दरवाजे बने होंगे। सबसे बड़ी बात कि इन दरवाजों के ऊपर एक मतलब अद्भुत सा नक्काशी किया गया था, जो अन्य महलों में जिस तरह से नक्काशी था वही नक्काशी हर द्वार पे किया गया था, और सभी द्वार का अलग अलग पहचान था। इस द्वार से क्या होता है और कि इस द्वार का क्या काम है इस चीज के लिए, क्योंकि सैन्य छावनी के रूप में भी अलग था, क्योंकि एक अक्षौणी सेना जो है जो यदुवंशी सेना थे वो इनके पास थे। इसलिए तो उनका सबका अलग अलग व्यवस्थित तरीके से इस नगर को, इस शहर को बसाया गया था। All right. Uh, यस, इसमें जो हम देख पा रहे हैं कि इसमें सीधा एक पॉइंट लिखा हुआ है कि लॉर्ड कृष्णा इज द ग्रेटेड बाय द सिटीजन्स एज ही इंटर्स द्वारका सिटी। यह तब का है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुंच रहे हैं, जब पहुंचे थे तो पूरी द्वारका के जो नगरवासी थे वो श्री कृष्ण का वेलकम करने के लिए पहुंचे हैं और उनका स्वागत गान भी कर रहे हैं और उनको नगर में प्रवेश करने के लिए ले जा रहे हैं। ये दिखाया गया है। दूसरे दृश्य में आप देख रहे होंगे कि जो उनके द्वारपाल हैं वो आकर के श्री कृष्ण को किसी चीज की जानकारी दे रहे हैं। तो ये उनके महल के अंदर का जिस तरह का हो सकता है संरचना रही होगी, उसको एक कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से दर्शाया गया है। हम पहले चित्र में भी यहाँ पे जब श्री कृष्ण का वेलकम किया जा रहा है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे नृत्य प्रस्तुति किया जा रहा है। कुछ लोग उनकी चरण वंदना कर रहे हैं, कुछ लोग उनके पीछे से आ रहे हैं। और नजदीक में ही समुद्र भी है और एक पहाड़ भी दिख रहा है और कई महलें, कई मंदिरें दिख रही है। तो यहाँ पे दो चीज साफ हो रहा है। पहली बात तो कि ये जो कुछ भी है वो एक बड़े विस्तृत रूप से और एक बेहतरीन जगह पर द्वारिका को बनाया गया था। ये है उनके महल, श्री कृष्ण के महल के अंदर का दृश्य कैसा रहा होगा उस काल में, उस दृश्य की कल्पना की गई है। देख सकते हैं कि महल के अंदर ही इतना भव्य रूप से नक्काशी की गई है। हर एक पिलर्स को दर्शाया गया है, पेड़ पौधे हैं, ये सब चीजों को इतनी अच्छी तरीके से और बारीकी से दर्शाया गया है कि यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि बलराम बैठे हुए हैं और बलराम जो है वो अपने अट्टालिका से पूरे नगर को देख रहे हैं। अच्छा, आप एक बार ये भी बता दीजिए कि बलराम भाई थे श्री कृष्ण का, वो स्टोरी भी बता दीजिए। जी जी बिल्कुल। बलराम जो है वो उनको वैसे पुराणों में शेषावतार कहा गया है, लेकिन बलराम जो है भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, इसलिए श्री कृष्ण उन्हें प्यार से दाऊ बुलाते थे। और ये गदा युद्ध में काफी महारत थे और यहाँ तक कि भीम और दुर्योधन के
गुरु भी थे गदा के लिए, गदा युद्ध में इनको वो यही ज्ञान दिए थे बलराम जी। तो वो यशोदा के बेटे थे बलराम। जी जी जी। ओके, ओके, एंड लुक्स लाइक देयर इज अ स्विमिंग पूल आल्सो इनसाइड। स्मॉल। एग्जैक्टली। ओके। इस मतलब छोटा रूप में कब है बनाया गया कब? है कि या। मतलब हो सकता है कि इस तरह का रहा होगा उस समय। ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। Yes. यहाँ पे कई चीजों को दिखाया गया है। यहाँ पे जो श्री कृष्ण की पत्नी है वो बलराम, उनके नगरवासी और जो पूरे नगर को श्री कृष्ण जो है वो देख रहे हैं यहीं से अपने पूरे नगर की, तो मतलब नगर की क्या स्थिति है, कैसा है, किस तरह का बनाया गया है, सारे चीजों को यहाँ से देख रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया, द व्यू फ्रॉम कृष्णा प्लेस इन द्वारिका, ये दिखाया गया है। दूसरे में दिखा रहा है कि बलराम और श्री कृष्ण जो है वो किसी कन्वर्सेशन कर रहे हैं किसी बात को लेकर के, और पूरी रिलैक्स मूड में, और पीछे बैकग्राउंड में आप द्वारकावासी को देख रहे हैं और साथ ही एक खूबसूरत रचना देख रहे हैं, नक्काशियों को देख पा रहे हैं, जहाँ पे गोल्डन कलर का एक सिंह दिख रहा होगा, लॉयन दिख रहा होगा। ये सब चीज भी आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। एक, हम तो सीधा सा एक ही चीज बोलते हैं कि द्वारिका को जिस स्तर से, जिस वास्तुशिल्प के द्वारा बनाया गया था, विश्वकर्मा ने जिस तरह से इन्हें अपने मेहनत से बनाया था, वो अपने आप में वर्णन करने से भी परे है, एक अद्भुत और अकल्पनीय है। ऑलराइट, मूविंग नेक्स्ट ऑन टू स्लाइड। नेक्स्ट। या। यस। जब नारद जी जब आए थे द्वारिका श्री कृष्ण से मिलने के लिए, तो तब का ये दृश्य है कि नारद आए हुए हैं और श्री कृष्ण आसन पे बैठ करके नारद जी को भी सामने बैठाए हुए हैं, और कुछ बातों को लेकर के विचार विमर्श हो रहा है राज दरबार में। और दूसरा दृश्य ये है कि लोग अपने द्वारिका किस तरह से जा रहे होंगे, उस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो है कोस्टल एरिया दिख रहा है, और दूसरी बात है कि वो कोस्टल एरिया के पास ही सारा चीज दिख रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे दिख रहा होगा कि कृष्ण जो है गायों के साथ हैं, और जो कृष्ण की रानियां हैं वो अपनी महल से उन्हें देख रही हैं। इन चीजों को यहाँ पे दर्शाया गया है, पूरे सजाया गया था पूरे टॉप को, इसलिए। और सनलाइट और सनराइज के समय सबसे बेहतरीन वो दिखता था, उस चीज को यहाँ पे एक छोटा सा निरूपण किया गया है कि कुछ इस तरह से दिखता रहा होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड। यस, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे कृष्ण का जब स्वागत किया जाता है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड में एक विशाल भवन और विशाल जो है द्वार को दिखाया गया है, और नजदीक ही कई महिलाएं और पुरुषों को दिखाया गया है। और साथ ही श्री कृष्ण जब रथ से उतर करके अपने महल की तरफ जा रहे हैं, तो उनके सामने बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, इन सबों को दिखाया गया है कि सभी उनके आने के इंतजार में खड़े थे। ये चीजों को एकदम मतलब हाव भाव के साथ निरूपण किया गया है कि उस समय की भावनाएं कैसी रही होंगी। और दूसरे पिक्चर में आप ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है एक चौराहा जैसा दिखाया गया है, यानी एक चार तरफ से जो सड़कें होती है उनको दिखाया गया है, और काफी चौड़े मात्रा में दिखाया गया है कि कितना ये जो रास्ता है कितना चौड़ा बनाया गया होगा। ये चौराहा है, उस समय यानी द्वारका के समय में हो सकता है कि ये हाट या बाजार रहा होगा, उस चीज को यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में है कि ये उस समय का बिल्डिंग जो है किस तरह से रहा होगा, उसकी मतलब हाइट क्या रही होगी, मतलब किस तरह का, यानी कई मंजिलों का बिल्डिंग्स बनाया गया होगा, उस चीजों को यहाँ दिखाया गया है। लाइक एज मतलब जैसे अभी जिस तरह से जैसे दुबई में बनाया गया है बुर्ज खलीफा, तो हो सकता है कुछ इस तरह का भी मतलब मंजिल से बनाया गया हो, कुछ अलग अलग अट्टालिकाएं बनाई गई हो महल के रूप में, ये भी हो सकता है। उसी में से एक छोटा सा निरूपण किया गया है दूसरे चित्र में कि यदि ऐसा ना होकर के यदि समुद्र के बीच में कहीं कहीं एक छोटा सा नदी के रूप में भी जोड़ा गया हो, क्योंकि जहाँ पर द्वारका बसाई गई है वहीं पर सरस्वती नदी और अन्य नदियों का भी मेल है।
इसलिए हो सकता है कि संभावित रूप से कि कहीं आने इससे पहले वाले समय में भी इस जगह पे तो नदियों का मिलन स्थल तो नहीं था, उस चीज को यहाँ पर दिखाया गया है, निरूपण किया गया है चित्र में। पहले स्लाइड में था कि जब महल को बनाया गया था तो हो सकता है कि वो बहुमंजिला होगा, क्योंकि अभी जो वहां पे एक स्ट्रक्चर है द्वारकाधीश मंदिर का, वो भी बहुमंजिला इमारत के रूप में ही बनाया गया है। हो सकता है कि वहां पर जो मंदिर बनाया गया होगा वो भी बहुमंजिला ही इमारत रहा होगा, तो उसी को एक निरूपण किया गया है कि मे भी हो सकता है कि आज से 3 से 5 हजार साल पहले भी वो इस तरह का ही बना हुआ हो। और साइड में जो आप दूसरे फिगर में देख रहे हैं, एक्चुअली ये हो सकता है कि महल की सिक्योरिटी के लिए जो फोर्ट बनाया गया है उसका दीवार से घिरे हुए, दो दो लेयर से घिरे हुए दीवार को दिखाया गया है कि कुछ इस तरह से भी द्वारका बसाई गई होगी, क्योंकि यहाँ पे कई द्वार भी दिख रहे हैं, कई सड़कें दिख रही हैं, कई घर, और एक बीच में बड़ा सा महल भी दिख रहा है। तो इस तरह का भी स्ट्रक्चर हो सकता है कि बनाया गया होगा। Moving on to next slide, yeah. यस, इस स्लाइड में हम एक चीज और मुख्य रूप से देख सकते हैं कि जब हम वहां पे देख रहे थे तो वो एक मंदिर के ऊपर दिख रहा था, लेकिन जब हम सामने देखते हैं तो पता चलता है कि ये बहुत ही विशाल महल रहा होगा। क्योंकि जब 2100 साल पहले की हम बात करते हैं, यानी कि बीसी में, तो 31st 100 बीसी में, तो पता चलता है कि ये उस काल का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशाल राज्य में से एक था, जहां पर श्री कृष्ण जो है एक राजा के रूप में राज किए। और ये गणतंत्रात्मक संघ था, जहाँ पे श्री कृष्ण जुड़े हुए थे, और वहां पर द्वारका नामक एक नगरी बताई गई, और जहाँ पर इस तरह के महल को बनाया गया था। All right, moving on to our next slide. यस, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं सबसे बड़ी और शायद अब तक कहा जाता है कि महिलाओं का योगदान पूरे विश्व में क्या है, तो हम इस स्लाइड में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि द्वारका में एक रथ है, जो हो सकता है कि राजरथ हो। उस रथ पर जो है दो महिलाएं उस रथ को चला रही हैं, वो भी उसका जो वस्त्र है, जो परिधान है, वो किसी योद्धा के भांति है। हम समझ सकते हैं कि उस समय जो महिलाएं थी वो काफी सशक्त और खुले विचारों की थी, और हर जगह जाने आने की स्वतंत्रता उन्हें मिलता था। और सबसे बड़ी बात है कि वो योद्धा के रूप में भी रहती थी, और कहीं पर भी किसी भी तरह के वाहन चलाने में भी वो माहिर थी। ये पहला जो चित्र है वो इस चीज को बिल्कुल निरूपित करता है। दूसरे स्लाइड में हम दो चीज देख पा रहे हैं। एक तो जो कन्वर्सेशन किया जा रहा है, जो बलराम है और कृष्ण है वो अपने बात कर रहे हैं, और साथ में आकाश में हम उड़ते हुए देवर्षि नारद को देख रहे हैं कि देवर्षि नारद जो है वो आकाशीय मार्ग से, यानी कि वायु मार्ग से जो है वो द्वारिका को देख रहे हैं। तो ये चीज को यहाँ पे दिखाया गया है, वो तीनों एक साथ यहाँ पे दिखाया गया है। All right, next slide. यस, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे है कि एक जगह पे हम हो सकता है कि ये श्री कृष्ण की पटरानियां हो, जो अपने महल में, और जो लोग आने जाने वाले हैं उनको यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे कई सुंदर नज़ारे आपको दिख रहे होंगे। महल के जस्ट सामने एक नदी सा बह रही है, और वहीं पे कुछ सामने जा करके मंदिर सा है। लोग अपने फूल काट से जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहे हैं, कुछ सामान कोई पानी के घड़े लेकर के जा रहे हैं। यानी एक सुंदर सा एक जीवन जो चर्या था उसका, उसको यहाँ पे बखूबी एक चित्र में दिखाया गया है कि वहाँ के लोग किस तरह रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, उनका खान पान क्या था, वो किस तरह के लोगों को साथ रखते थे, वो किस तरह के महल में रहते थे, उनका घर कैसा था, किस तरह से पूजा करते थे, वो सारा चीज को एक ही फिगर में दिखाया गया है। Okay. Next नेक्स्ट slide. स्लाइड। यहाँ पे उनके महल के अंदर का है, जहाँ पे इसको हम वैसे तो महल में असेंबली भी बोल सकते हैं, जहाँ पे लोग बैठ करके विचार विमर्श किया करते थे, तो उसी के बारे में है। जहाँ पर एक और दूसरे फिगर में दिखाया गया है कि जो द्वारिका है वहाँ के लोग काफी खुश मिजाजी थे, वहाँ के लोग काफी मेल जोल से रहने वाले इंसान थे। डिलाइटफुल पार्क्स एंड गार्डन्स बना हुआ था,
वंडरफुल वाटरवेज और लेक्स यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में थे। और कई तरह के यानी कि जो आकाशीय मार्ग में उड़ने वाले कुछ वाहन भी थे, यानी कि अब हम लोग कल्पना करते हैं जिस तरह से कि अभी ये एरोप्लेन है, उस समय हो सकता था कि कोई इस तरह का विमान रहा होगा जो आकाशीय मार्ग से जाते आते रहते थे। तो ये चीजों को वहां पे आप एक दूसरे फिगर में बिल्कुल देख सकते हैं, जहाँ पे लिखा गया है कि द्वारका हैड ब्यूटीफुल एंड द हैप्पी सिटीजन्स, delightful parks and gardens, wonderful waterways and lakes, with flipping trees and flying cars, with hundreds of opulent places made of gold and gold gemstones। इसका मतलब है कि जो भी महलें बनाई गई थी, जो मंदिरें बनाई गई थी, वो जो है कई तरह के सैकड़ों की संख्या में जो है सोने से और जेमस्टोन से भी बनाई गई थी। इसलिए यह द्वारका अत्यंत सुंदर दिखता था। यहाँ के लोग काफी खुश रहने वाले इंसान थे। All right, moving on to our next Yes. one. नेक्स्ट फिगर में श्री कृष्ण की एक चित्र दिखाया गया है, जो अपने महल के बाहर एक टेरेस पे आकर के खड़े होकर के अपने महल को निहार रहे हैं। दूसरे में हम देख पा रहे हैं कि जब श्री कृष्ण द्वारिका को छोड़ दिए थे, जब वो विलुप्त हो गया था, तो तब उनका किस तरह का सिचुएशन रहा होगा, उसको एक क्रिएट किया गया है एज ए। इसमें आप देख पा रहे हैं कि कुछ लोग उन्हें खोजने के लिए गए हैं और खोज करके सामने लाए हैं। जंगलों से घिरे हुए, पानी में कुछ डूबे हुए अंश दिखाया गया है कि कुछ जब वो ध्वस्त हो गया था द्वारिका, तो कुछ इस तरह से दिखता रहा होगा, लेकिन अब तो उसका कोई अवशेष सिर्फ समुद्र में ही मिलता है। All ये right. चीज यहाँ पे, हाँ, ये वाले फिगर की हम चर्चा किए हुए थे। यहाँ पे जब हम जूम करके हम इसको फिगर आउट करते हैं तो पता चलता है कि आकाश मार्ग में एक नारद जी हैं, दूसरे आपको कई विमान, यानी कि जो आकाश मार्ग से उड़ने वाले जैसे आज के एरोप्लेन हैं, उस तरह के विमान यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ये चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। दूसरे में भी नारद जी जो हैं वो आकाश मार्ग में है, और जो श्री कृष्ण हैं वो नीचे बैठ करके कुछ अपने मित्रों के साथ बैठ करके बात कर रहे हैं, अपने रानियों के साथ बैठे हुए हैं। इन चीजों को दो फिगर्स में दिखाया गया है। Next slide में अब Lord है and Queen रुक्मिणी लॉर्ड है। कृष्णा एंड क्वीन रुक्मणी। यहाँ पे है कि श्री कृष्ण अपने महल में रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए हैं, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। दूसरे में ये फिगर हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ था कि एक में श्री कृष्ण और बलराम जी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और दूसरे में नारद जी वो अपने आकाशीय मार्ग से उनके पास आ रहे हैं, और एक एक सीन में जो है कृष्ण पूरे नगर को देख रहे हैं। इसको यहाँ बताया गया है। ये तब का है जब श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद, शांति संदेश चारासी होने के बाद, जब वो द्वारका आए थे, तब का ये दृश्य दिखाया गया है। और दूसरे में बलराम और श्री कृष्ण जब कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हाँ, पीछे का बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन और सबसे सुंदर सीन दर्शाया गया है। एक चीज तो है कि कंप्यूटर तकनीक के द्वारा जिस तरह से इनको निरूपण किया गया वो काबिल तारीफ है। Yeah, that's really good. Yeah. Exactly. ये है श्री कृष्ण जब द्वारका पहुंचे, लोग उनके सम्मान और उनके स्वागत के लिए जब आए, तो श्री कृष्ण भाव विह्वल होके दौड़े चले आए, और सबसे मिलने के लिए, वो गले मिलने के लिए जब तैयार हो रहे हैं, तो उस चीज को दिखाया गया है। And there's also a harbor of ancient Dwarka. यस यस यस। ये जो खोजा गया है इधर कुछ समय पहले, उसको यहाँ पे दिखाया गया है कि जो हार्बर रहा होगा वो नदी का और समुद्र के बीच जब बनने वाला पार्ट, वहां पे किस तरह का रहा होगा, उस चीज को यहाँ पर अच्छी तरह से दिखाया गया है। क्योंकि जो नदी मिलता था, जो जगह पे अभी द्वारिका है, बेट द्वारिका जिसको हम बोलते हैं, वो समुद्र के बीचों बीच है। लेकिन जो पानी का जो शांत भाग है, वो उससे पहले हो सकता है कि उस जगह पे नदी का कोई मिलने वाला जगह होगा, जहाँ पे नदी समुद्र से मिलती थी। उस चीज को यहाँ पे दो चीजों को एक साथ दिखाया गया, एक समुद्र से होते हुए जो नौका बह रही है, दूसरा जो दिखाया गया है कि जो नदी से होते हुए नौका आ रही है। इन दोनों चीजों को एक साथ दिखाया गया है। All right. Yes. ये वाला तो, हाँ, सेकेंड फिगर की हम बात करते हैं। ये दिखाया गया है कि जब
द्वारिका जब नगरी बसी हुई थी तो उस समय वहां पे 6,000 4 टस्क वाले वार एलिफेंट को रखा गया था। ये चीज मतलब बताया जाता है, क्योंकि 4 टस्क वाले एलिफेंट की जब हम बात करते हैं तो साइंटिस्ट के अनुसार जो है ये काफी रेयर केस है, क्योंकि इस तरह का जो हाथी थे आज से कई मिलियन साल पहले ही लुप्त हो गया, लेकिन इस तरह के हाथी थे, इतना तो उनका मानना है। सबसे बड़ी बात है कि पूरे विश्व में सिर्फ हमारा जो हिंदू हिंदू कल्चर है, यहाँ पे जो ग्रंथ हैं और जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, जो पुराण है, उसमें इतना दर्शाया गया है कि 4 दांत वाले हाथी भी हमारे धरती पे थे। इतना तो वर्णन किया गया, क्योंकि हम तो अब आकर के जान पा रहे हैं कि कुछ इस तरह के हाथी थे, लेकिन ये कई हजार साल पहले ही बताया गया था कि इस तरह के हाथी थे। इसका मतलब है कि मे भी हो सकता है, मगर कालखंड बस हमें जानना और समझना पड़ेगा। All right. Yes. So I think we already discussed this, right? Okay. Yeah. एब्सोल्युटली। Yeah. So this is the last slide. I हाँ think ये how it got submerged. Dwarika got submerged with water. एक्चुअली यदि सबसे दुख वाली कोई बात होती है ना, तो बस यही होती है कि जब श्री कृष्ण द्वारिका जब छोड़ के चले गए, जब द्वारिका पूरी तरह से समुद्र में डूबने के लिए तैयार हो चुकी थी, समुद्र में आगोश में समाने के लिए तैयार हो गई थी, तब का वो दृश्य सिर्फ मन में एक कल्पना भी करते हैं तो आंखें नम हो उठती है, क्योंकि यह वो स्थल है जहां से श्री कृष्ण पूरे भारतवर्ष में, पूरे महाभारत काल में एक मुख्य बिंदु के रूप में उस स्थल को रखा, जहां से अनेक चीजों का संचालन हुआ। यह एक ऐतिहासिक शहर कई कारणों से समुद्र में डूब गया। तो वही चीज को दिखाया गया है कि समुद्र जब अपने आगोश में ले लिया तो लगभग नामो निशान मिटा दिया गया था, कुछ भी जगह को सही से नहीं छोड़ा गया था, क्योंकि अब जो उनके अवशेष मिल रहे हैं वो भी कोई अच्छी हालत में नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल टूटे फूटे हालत में मिल रहे हैं। All right. Thank you, Rahul. It was an interesting session. Do you have to say anything Absolutely. to my viewers of the Atman Show? यस, सभी जितने भी दर्शकगण हैं उनसे एक मेरा विनती है, आप लोग हमसे जुड़िए और हम एक प्रयास जरूर करेंगे कि श्री कृष्ण के बारे में, उनके इतिहास के बारे में बताएं आगे के एपिसोड में भी। और सबसे बड़ी बात है कि अगले एपिसोड में हम कुछ अलग और स्पेशल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ भी कुछ प्रस्तुत करने का प्लान कर रहे हैं। तो यदि आप जुड़ेंगे तो हमें भी बेहद खुशी होगा, और हम भी चाहेंगे कि हम आपके पास कुछ स्पेशल और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को सामने लाए जो अभी तक आप अनजान थे, और हम जानने के लिए और आपको पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं। धन्यवाद। All right. Bye, Rahul. Good luck. Have a nice day. बाय।